हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए विज्ञान की प्रोजेक्ट बुक लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके 20 नंबर्स आपके जो है प्रोजेक्ट के रहते हैं, तो आपके लिए हम लोग लगभग 5 आपके प्रोजेक्ट हैं आपको ये साइंस के लेके आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट बुक में। चलिए देखते हैं पहला आपका प्रोजेक्ट क्या रहेगा, आप किस तरह से प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। प्रायोजनकार फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या देखिए, अपने आसपास का अवलोकन कर निम्नानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दे देंगे, इसमें आपको अवलोकन करना है, मतलब उनको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। उद्देश्य में आप क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, आपको किन-किन खेलों में रुचि है और कोई 5 खेलों के नाम जिसमें खेलते समय घर्षण या तो या सहायता कर रहा है या अथवा विरोध कर रहा है, ठीक है। मतलब घर्षण में क्या आपको सहायता कर रहा है और क्या आपका विरोध कर रहा है, ये आपको बताना है। तो दूसरा आप लिख सकते हैं कि दूसरा क्या रहेगा, घर्षण को कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन रहेगा, किसी काँच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़ना आसान होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चौथा क्या लिखेंगे आप, कल्पना कीजिए कि घर्षण अचानक, है ना, समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, ऐसी 10 परिस्थितियों की सूची आपको बनाना है। 5वां आपका क्वेश्चन क्या रह सकता है, ऐसे 5 कार्य लिखिए जहाँ घर्षण हानिकारक होते हैं और होते हुए भी अनिवार्य है। मतलब जो घर्षण है वो हानिकारक होते हैं भी, हमारे लिए क्या है, वो अनिवार्य है। तो ऐसे आपको बताना है। फिर दूसरा आप क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऐसी किसी ऐसी दुकान पर, दूसरा आप लिखेंगे बी नंबर में, किसी ऐसी दुकान पर आइए जाइए जहाँ खेलों के जूते मिलते हैं। विभिन्न खेलों के जूतों की तलियों का परीक्षण करें। मतलब तली मतलब उसके जो नीचे के जो होल सोल रहता है उसका आपको परीक्षण करना है। फिर देखिए उसमें आंसर क्या लिखा है, पहला आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूतों के समान हैं? मतलब जो खेलों में जो जूते हम पहनते हैं वो क्या हमारे जो नॉर्मल जो शूज़ होते हैं उसके जैसे हैं? दूसरा आप लिख सकते हैं, खिलाड़ियों के जूते कीलदार क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है। तीसरा, खिलाड़ियों के जूते और बड़े वाहनों के दायरों में क्या समानता है? ठीक है। खिलाड़ियों के जूते और बड़े वाहनों के टायरों में क्या समानता है? ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन रहेगा कि यदि, ठीक है, यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना हो तो क्या होगा? ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या रह सकता है? क्या घर्षण को बढ़ाया या घटाया जा सकता है? दैनिक जीवन में घर्षण को बढ़ाने और घटाने के प्रत्येक 5-5 उदाहरण आपको देना है। ये इस तरह से आपके जो है क्वेश्चंस रहेंगे आपका ए में और आपका बी में, ये क्वेश्चंस आपके रहेंगे। अब इसको आपको किस तरह से लिखना है? देखिए, प्रस्तुति लिखनी है सबसे पहले। क्या प्रस्तुति लिखेंगे आप? कि देखिए, प्रस्तुति में लिखेंगे कि जो हमारा दैनिक जीवन है, ठीक है? हमारा जो दैनिक जीवन है, हमारे द्वारा एवं हमारे आस-पास विभिन्न प्रकार की घटनाएँ घटित या संपन्न होती है, ठीक है? ये लिखेंगे जिसमें एक वस्तु की दूसरी वस्तु पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है जो 2 पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस उत्पन्न बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। यह बल दोनों वस्तुओं के पृष्ठ पर कार्य करता है। घर्षण एक आवश्यक बुराई है, अर्थात यह हमारे लिए हानिकारक भी है और साथ ही अति आवश्यक अर्थात लाभदायक भी है। ठीक है? कुछ खेलों में घर्षण सहायक होता है तो कुछ में यह विरोध भी करता है। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रक्रियाएं घर्षण के कारण सुगमता से संपन्न होती हैं तथा कुछ में रुकावट भी होती है। यह आपका प्रस्तुति आपको देना है। अब इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, जो हमने क्वेश्चंस आपको पूछे थे ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। हमने देखिए आपको पूछा था कि हमने आसपास की विभिन्न घटनाओं एवं क्रियाकलापों पर अवलोकन किया तथा उसके निष्कर्ष के आधार पर विभिन्न प्रश्नों के हमने उत्तर देने हैं, जो हमने आपके ऊपर पूछ चुके हैं। तो हमने पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या लिखेंगे, हमको निम्न खेलों में रुचि, कि हमको कौन कौन से खेलों में रुचि हमको बताना है। जैसे कि आपका वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, कबड्डी है, ठीक है? कैरम है, टेबल टेनिस है, रस्साकसी है, विभिन्न प्रकार की दौड़ें हैं और कूद आदि। तो ये हमारी क्या है, हमको इन खेलों में हमको क्या है, रुचि है। अब आपको बताना है कि कौन-कौन से खेलों में, 5 खेलों में घर्षण बहुत हमारे लिए सहायक होता है। घर्षण सहायक होता है मतलब जिसमें 5 खेलों के नाम जिसमें खेलते समय घर्षण सहायक होता है, मतलब हेल्प करता है। जैसे विभिन्न प्रकार की दौड़, जैसे कि दौड़ अगर हम दौड़ेंगे तो घर्षण कम आएगा, रस्साकसी में, कबड्डी में, फुटबॉल में और हॉकी में। इसमें क्या होता है, जो है घर्षण बहुत ही सहायक होता है। ये आपने पहला आपने आंसर लिख लिया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका कि 5 खेलों के नाम जिसमें जो है खेलते समय घर्षण विरोध करता है। पता है जो घर्षण है वो विरोध करता है, जैसे कि तैरना स्विमिंग के टाइम, नौका चलाना, कैरम, ठीक है, पतंग उड़ाना और साइकिल चलाना, ये सब क्या है, इसमें हमको जो है घर्षण जो होता है वो विरोध करता है। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, आपने देखा था कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, तो मुख्यतः घर्षण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे कि क्या है, सतह की प्रकृति कैसी है, चिकना है, खदुरा है, वस्तु का भार कितना है, संपर्क क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, किसी कांच के गिलास अथवा किसी ये आपका सॉरी सेकंड नंबर का अपना क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा आपका, तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा, इसमें लिखा था हमने, किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से कुल्हड़ को पकड़ना आसान होता है क्योंकि कुल्हड़ का पृष्ठ कितना पृष्ठ गिलास से पृष्ठ से अधिक रुद्र होता है या खुरदरा होता है। होने के कारण क्या होता है, अधिक घर्षण पैदा करता है, इसमें पकड़ मजबूत हो जाती है। तो हमारा जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन था ऊपर जो हमने पूछे थे, इसी का आपने आंसर क्या देखिए ना, ये पूछे था हमने तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसी का आपने क्या लिखा, ये आंसर दे दिया। तो ये जो ऊपर के जो क्वेश्चन आपने लिखे हैं, इन्हीं के आंसर आपको नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या जो था, आपने देख लिया ऊपर कि यदि अचानक घर्षण समाप्त हो जाए तो हमारे जीवन में क्या प्रभावित होगा, तो क्या होगा, इसके आंसर आप कैसे लिखेंगे कि हम लोग चल नहीं पाएँगे, दूसरा क्या लिखिए, हम दीवार में कील नहीं ठोक पाएँगे, ठीक है? जो तीसरा क्या लिखेंगे, हम वाहनों को ब्रेक लगाकर रोक नहीं पाएँगे।
चौथा क्या लिखेंगे, हम भोजन को चबा नहीं पाएंगे, इससे पाचन क्रिया प्रभावित होगी। पांचवा क्या लिखेंगे, हम कुछ भी लिख नहीं पाएंगे तथा शिक्षक भी श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, है ना। छठवा क्या, माचिस की तीली या लाइटर नहीं जला पाएंगे। सातवां क्या लिखेंगे, बहुत से खेलों को जिसमें घर्षण सहायक होता है उन्हें खेलने में हमको तकलीफ होगी या दिक्कत होगी। इस तरह से आठवां क्या लिखेंगे आप, कि प्रायः वाहनों में टकराने की घटनाएं बढ़ जाएंगी। नौवां क्या लिखेंगे, धागे या किसी रस्सी में गांठ नहीं बांध पाएंगे। दसवां क्या लिखेंगे, भवन निर्माण करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है 10 जो कारण है, अगर हमारे दैनिक जीवन से अगर मान लो क्या है आपका जो अगर घर्षण दूर हो जाता है तो कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन जो पांचवा था आपका, उसका क्या था कि 5 कार्य जहां घर्षण हानिकारक होते हैं जिससे घर्षण से हमें दिक्कत होती है, उसमें आपको बताना। तो पहला क्या लिखेंगे आप, चलने या दौड़ने की प्रक्रिया में घर्षण अनिवार्य होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, विभिन्न खेलों में घर्षण आवश्यक होता है। तीसरा, चलते वाहनों को ब्रेक लगाकर रोकने के लिए घर्षण आवश्यक होता है, ठीक है। आग लगने के लिए या आग जलाने के लिए क्या है, घर्षण अनिवार्य होता है। पांचवा क्या लिखेंगे, भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों में भी घर्षण आवश्यक होता है या अनिवार्य होता है। ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। जो हमारे पहले के जो 5 क्वेश्चन थे, पहले क्वेश्चन उसमें हमने बता दिया। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था, उस जो आपके क्वेश्चन है उसके आंसर। तो देखिए, हम एक जूते की दुकान पर गए, ठीक है। वहां पे रखे जूतों की तीलियों की जो तलियां थी, मतलब जो उसका सोल था, उसका अध्ययन किया। उसमें इनमें साधारण चलने में प्रयुक्त जूते तथा विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त होने वाले जूते भी थे। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप क्या देखेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन जो था, खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूते के समान नहीं है, ठीक है। खेलों में पहनने वाले जूते की तली सामान्य जूतों की तली में से अधिक खुरदुरी तथा खांचेदार होती है। कुछ खेलों में जूतों की तली में कीले लगी होती, ठीक है। ये आपने देखा होगा जब फुटबॉल वगैरह खेलते हैं कई लोग, तो उनके जो जूते होते हैं उसमें नीचे में कीले भी लगी होती है, मतलब ज्यादा खुरदुरी होती है, खांचेदार होती है, जो हम लोग सामान्य लाइफ में या जीवन में जो जूते पहनते हैं उससे। दूसरा क्या है आपका, खिलाड़ियों के जूते कीलदार बनाए जाते हैं क्योंकि इससे उनको पर्याप्त घर्षण मिल मिल जाता है। कीलें पर्याप्त घर्षण बल उत्पन्न कराने में सहयोग करती है। इससे खिलाड़ियों की भूमि पर अच्छी पकड़ बन जाती है, बनी रहती है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का। अब जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन था उसका क्या आंसर लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे, खिलाड़ियों के जूते तथा बड़े वाहनों के टायर में समानता यह है क्योंकि, क्या समानता है देखिए, आपके चित्र देख, इसमें क्या है कि दोनों की तली कैसी है, खांचेदार है, ठीक है। जो टायर जो होते हैं और उनमें क्या होता है, दोनों की तली में, दोनों की तली अधिक खांचेदार होती है जिससे उनकी फर्श पर एवं सड़क पर पकड़ अच्छी बनी रहती है। इससे उनके चलने चलते समय सुरक्षा बनी रहती है। तो ये आपके सामने देखिए विभिन्न खेलों में जूते जो यूज़ होते हैं उसके हमने आपके यहाँ पे आपको चित्र प्रोवाइड कर दिया है। ये आप यहाँ पे बना सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जूते हैं, जैसे कि ये जो बर्फ में चलने वाले जूते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके ये फुटबॉल में खेलने वाले जूते होंगे, ये क्रिकेट खेलने वाले जूते होंगे। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खेले के अकॉर्डिंग यहाँ पे जूते बनाए गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसके आंसर आपको देना है। यदि सड़क एवं वाहनों के दायरों या टायरों के बीच घर्षण नहीं होगा तो उनका चलना अति कठिन या असुरक्षित होगा क्योंकि वाहनों की सड़क से पकड़ कम हो जाएगी, ठीक है। ये आपको पता ही है, तो आप आंसर हो गया। अब नेक्स्ट जो पांचवें नंबर का क्वेश्चन था वो उसमें क्या था, उसके अकॉर्डिंग आपको देना है, हाँ घर्षण को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो आपको इसमें उदाहरण दे रहे हैं, जिससे दैनिक जीवन में घर्षण को बढ़ाने के उदाहरण कौन से हैं। पहला आपका क्या उदाहरण है कि खिलाड़ियों के जूते की तली खांचेदार तथा कील लगी हुई होती है। दूसरा, ट्रकों आदि भारी वाहनों के टायर अधिक खांचेदार बनाए जाते हैं। तीसरा, वाहनों को रोकने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं, ठीक है। चौथा, हमारे सामान्य जूतों की तली जो होती है खांचेदार बनाई जाती है, ठीक है। पांचवा, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं जिससे घर्षण बनने से अच्छी पकड़ बन जाती है। ये क्या हो गया आपके घर्षण को बनाने के उदाहरण। अब देखते हैं हम लोग घर्षण को घटाने के क्या उदाहरण हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण क्या है, कैरम बोर्ड पर चिकना टेल्कम पाउडर छिड़ककर घर्षण कम किया जाता है। दूसरा क्या लिखेंगे आप, दरवाजों के कब्जों या मशीनरी के पुर्जों को तेल डाला जाता है या ग्रीस डाला जाता है या ऑयल डाला जाता है। तीसरा, बिजली के पंखों आदि घूमने वाले उपकरणों में बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है। बॉल बेयरिंग में बेयरिंग होता है जिससे वो घूमने लगता है। चौथा, अटैची सूटकेस आदि में रोलरों पर उपयोग किया जाता है जिससे घर्षण कम लगे और हमको आसानी से हम लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पांचवा, वाहनों आदि में पहियों का उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है। तो ये आपके क्या हो गए, हमारे दैनिक जीवन में घर्षण को कम करने के या घटाने के उदाहरण है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा क्या है, देखिए इसमें प्रोजेक्ट नंबर हमारा दूसरा है। इसका नाम है, उद्देश्य क्या रहेगा इसका, किसी खेत, है ना, क्या उद्देश्य है, किसी खेत या पौधशाला या इसको हम नर्सरी बोलते हैं अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई खेत है या फिर किसी का नर्सरी है आसपास, वहां पे भ्रमण करना है, ठीक है। और वहां से आपको जानकारी निकालनी है। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं वहां, तो हमने आपके लिए यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर दिया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे पहले आपको जो रहेगा क्या लिखेगा, बीज चयन का तरीका क्या है, ठीक है। ये आपका बीज चयन का तरीका है और इसका महत्व बताना है। दूसरा, सिंचाई की विधियां कौन कौन सी यूज करें। तीसरा, अधिक शीत अधिक गर्मी एवं अधिक वर्षा के मौसम का पौधों का प्रभाव। चौथा, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद। पांचवा, व्यावसायिक उपयोग, ठीक है। अब उद्देश्य ब क्या कहता है हमारा, बी नंबर का उद्देश्य क्या कह रहा है, पहला कि कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम और उपयोग लिखिए, ठीक है। ये आपका हो गया। दूसरा,
पानी की कमी वाले पौधों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है, ये बताना है। तीसरा क्या लिखेंगे, कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला या नर्सरी में क्यों उगाया जाता है। चौथा क्वेश्चन क्या रहेगा, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक है। जो खरपतवार हमारे उग जाते हैं वो किस तरह से हानिकारक है फसल के लिए। पांचवा, फसलों की कटाई की विधियां आपको बताना। तो ये आपके जो दो उद्देश्य हैं, आपका पहला उद्देश्य के अकॉर्डिंग ये कुछ 5 क्वेश्चंस हैं और दूसरे उद्देश्य के अकॉर्डिंग आपके 5 क्वेश्चंस थे। इनके आपको आंसर देने हैं। तो आपके लिए देखिए हम आंसर आपके लिए लेके आए हैं, तो आपको इस तरह से नोट डाउन करना है। तो पहले सबसे पहले आपको क्या बनाना है, प्रस्तुति बनाना है। प्रस्तुति में क्या बनाएंगे आप, देखिए प्रस्तुति में क्या लिखेंगे आप कि भोजन, ये प्रस्तुति आप लिखेंगे कि भोजन जीवन का एक अत्यावश्यक अंग है। जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए भोजन के उत्पादन के लिए कृषि कार्य ही एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। कृषि कार्य की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने एक पौधशाला मतलब नर्सरी का भ्रमण किया तथा निम्न जानकारियां प्राप्त करी। ये आपकी होगी प्रस्तुति, ठीक है। अब देखिए जो हमने ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे थे आपके काय के लिए जो उद्देश्य के, उसके हमको आंसर देना है। तो देखिए पहला जो हमारा ए का, जो हमारा ए नंबर का ऑप्शन था, उसमें हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर देंगे। देखिए बीजों के चयन का तरीका, तो बीजों के चयन का, बीजों को पानी भरे हुए एक पात्र में डालकर कुछ समय इंतजार किया तथा देखा कि कुछ बीज पानी की सतह पर तैर रहे हैं तथा बाकी के बीज नीचे पात्र की तली में बैठ गए हैं। तैरने वाले बीज खोखले तथा खराब हैं तथा नीचे बैठे बीज सही और स्वस्थ हैं। नीचे बैठे हुए बीजों का चयन फसल उगाने के लिए कर लिया जाता है। ये आपका पहला पार्ट हो गया। बीजों के चयन का महत्व आपको बताना है। तो बीजों के चयन के से थोथे, खोखले तथा अनुपयोगी बीजों को अलग कर दिया जाता है तथा तथा अच्छे स्वस्थ बीजों का चयन कर लिया जाता है। ये चयनित बीज अच्छी पैदावार देते हैं। ये आपका पहला का आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, सिंचाई की विधियां के बारे में, ठीक है। जो क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा पूछा था ना आपने, सिंचाई की कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो इसका आपको ये क्वेश्चन का ये लेना है कि सिंचाई की कौन कौन सी विधियां होती हैं, ठीक है। तो देखिए सिंचाई की विधियों के लिए आप लोग इस तरह से टेबल बना सकते हैं। इसमें लिखेंगे आप सिंचाई की विधियां, इसमें आपको परंपरागत तरीके लिख देंगे, ठीक है। परंपरागत जब लिखेंगे तो पहला क्या तरीका है, मोट या घिरनी का चरस, जो पहले यूज़ किया जाता था, आजकल तो नहीं होता है, लेकिन पहले के जो नाम है ज़माने में ये वाला जो है विधि यूज़ किया जाती थी। इसमें क्या करते थे लोग, इस विधि में एक चमड़े का बड़ा बेग होता था जो रस्से के एक सिरे से लटका रहता था और कुएं में डूबकर पानी भरकर ऊपर लाता था। रस्से के दूसरे सिरे को बैल घिरनी की सहायता से खींचते थे, ठीक है। ये आपका देखिए, ये आपके यहाँ पे चित्र हमने दिया है मोट, इसको बोलते हैं मोट या फिर घिरनी। तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है जो आपको, है ना, ये जो दिख रहा है ये क्या है, आपका चमड़े से बना हुआ आपका बेग है और ये घिरनी की सहायता से बैल इनको खींच रहा है। तो क्या होगा, जब बैल इधर आगे जाएगा तो ये पानी भर के यहाँ पे पानी जाएगा और फिर जैसे बैल वापस आएगा तो फिर नीचे चल जाएगा। जिससे हमारी बाल्टी होती है ना, उस तरह से इसका यूज़ करते थे। ये पहला आपकी विधि होगी। दूसरी विधि कैसे लिखेंगे आप, ये देखिए दूसरी विधि क्या है कि आपको बताना है कि चेन पंप का यूज़ करते थे, ठीक है। इसमें एक चेन के द्वारा पानी ऊपर खींचा जाता था। देखिए चेन पंप है, मतलब ये क्या है, यहाँ पे चेन लगी होती थी, है ना, और चेन जब यहाँ से जाती थी, ऐसे घूम घूम के वो पानी खींचते जाती थी, ठीक है। इस तरह से इसको आप ये करते थे, है ना। तीसरा क्या होगा, ढेकली। तो ढेकली भी क्या होता है, एक यहाँ पे पत्थर बना होता था और पत्थर के माध्यम से इसको खींचा जाता था, ठीक है। तो देखिए इसमें एक लंबे लट्ठे के एक सिरे पर बाल्टी लटकी रहती थी तथा दूसरे सिरे पर एक भार भार लटका होता है या पत्थर लटका होता। यह लट्ठा एक तराजू की डंडी की तरह एक धुरी पर ऊपर नीचे घूमता। इसके द्वारा कम गहरे हुए पानी में पानी खींच सकते थे, ठीक है। ये आपका एक प्रोसेस होगी काय की, आपकी ढेकली की, ठीक है। तीसरी क्या है भाई, तीसरी तो खत्म हो गई। अब चौथी, चौथी क्या है देखिए, जिसमें दिया है रहट या उसको बोलते हैं उत्तोलक तंत्र। तो रहट में क्या होता था, बैल का यूज करते थे। देखिए यहाँ बैल दिख रहा है और ये घूम घूम के क्या करता था, ये पानी ये घूमता था। इसमें एक पहिए पर बाल्टियों की एक श्रृंखला घूमती थी जो नीचे से पानी खींचकर ऊपर लाती थी। इसे बैल कोलू की तरह घुमाया जाता था। तो देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ये बैल कोलू की तरह यहाँ पे घूमेगा ये बैल ऐसा, और यहाँ पे ये बाल्टियां पूरी बंधी हुई है, ठीक है। तो ये पानी इससे हो जाता था, ठीक है। इस तरह से आपको ये चित्र बनाना है और आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी प्रोजेक्ट बुक में, ठीक है। तो ये देखिए जो दिया है, जो उपरोक्त जितनी विधियाँ थी सस्ती होती थी क्योंकि इसमें मज़दूर या मवेशी इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन ये कम दक्ष होती थी, ठीक है। आजकल ट्यूबवेल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सबमर्सिबल पंप का उपयोग होता है जिसका संचालन डीजल इंजन, बायोगैस, विद्युत या सौर ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गए आपके जो आपके आधुनिक जो सिंचाई होते हैं। अब देखिए ऊपर जो थे ये पुराने परंपरागत वाले हो गए। कौन से हो गए ये? आपके परंपरागत वाले हो गए, ठीक है। अब नीचे जो हम देखेंगे सेकंड नंबर में आंसर देंगे क्वेश्चन का, वो था हमारा कौन-सा कि आधुनिक जो सिंचाई के साधन थे वो। देखिए आधुनिक वाले में क्या आएगा, ये देखिए सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। तो इसमें आपको बताना है सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, है ना? तो देखिए पहला क्या है, छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र मतलब इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, ठीक है? जहाँ पर जल कम मात्रा में मिलता है। इसमें घूमने वाले नोज़ल में पानी का छिड़काव वर्षा की तरह किया जाता है, ठीक है? आपने देखा होगा अभी जैसे गेहूँ वगैरह लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो इसमें ये छिड़काव मतलब ये क्या होती है, यहाँ से जो आपका ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल के माध्यम से पाइप आपका
जो आपका फसल लगी होती है वहाँ पहुँचा देते हैं और वहाँ पे क्या लगाता है, एक नोज़ल लगा देता है। ये नोज़ल लगे रहते हैं, ठीक है? जो घूमते रहते हैं और वर्षा की तरह पे बारिश होती रहती है, ठीक है? सेकंड आप देखेंगे इसमें क्या है, ड्रिप तंत्र, है ना? ड्रिप तंत्र में क्या होता है, इस विधि में जल पौधों की सीधे बूंद-बूंद करके मिलता है, ठीक है? इससे जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, जल की कमी वाले क्षेत्रों में इसका बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है, ये वरदान है। तो ये क्या होता है देखिए, ये जो जल ड्रिप है यहाँ से मतलब मोटर के साधन से आपका ये पानी गया और जहाँ पे आपका पौधा लगा हुआ है वहीं पे इसको पानी गिराया जाता है। तो ये पौधा जो डायरेक्ट जो पानी है क्या होता है उसकी जड़ों को मिल जाता है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, जो पानी का नाश नहीं होता है, मतलब खराब नहीं होता है और वो अच्छे से चलता है, ठीक है? इस तरह से आप बना लेंगे। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग, अधिक शीत, अधिक गर्मी एवं अधिक वर्षा के मौसम का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, अधिक शीत के मौसम में अधिकतर पौधे मर जाते हैं। केवल वे पौधे ही जीवित रहते हैं जो शीत प्रदेशों में फूलते-फलते हैं। अधिक गर्मी में भी अधिकतर पौधे सूख जाते हैं तथा वे ही पौधे जिंदा रहते हैं जो रेगिस्तान आदि में पैदा होते हैं। अधिक वर्षा में जलीय पौधे जिंदा रहते हैं, शेष सब सड़ जाते हैं। तो ये आपका आंसर होगा थर्ड का। चौथा क्वेश्चन क्या था, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद के आपको नाम बताना है। देखिए, तो उपयोग में आने वाले खाद, पहला क्या लिखेंगे, उर्वरक। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, उनका उत्पादन फैक्ट्रियों मतलब कल कारखानों में होता है। उदाहरण के लिए जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटाश है, एनपीके है, ठीक है? और आपका डीएपी है, ये सब क्या है आपके उर्वरक होते हैं। इनका उपयोग गेहूँ, धान, मक्का आदि में किया जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, फसलों का उत्पादन तो अच्छा होता है लेकिन खेतों की उर्वरता शक्ति, अब क्या होता है जब हम लोग उर्वरक का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, फसलों का उत्पादन तो अच्छा होगा, लेकिन क्या होगा, हमारे जो खेत है उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। दूसरा क्या लिखेंगे देखिए, खाद। खाद मतलब हमारा जो देसी खाद होते हैं, इनका निर्माण जैव अपशिष्टों जैसे कि मल, मूत्र, गोबर तथा पेड़-पौधों के अपशिष्ट जैसे कि पत्तियाँ आदि के सड़ने से होता है। ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है तथा इससे खेतों के जल अवशोषण की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके प्रयोग में खेतों को सभी पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। ये आपका सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से का आप आंसर दे सकते हैं। तीसरा, अब देखिए आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्या है क्वेश्चन, व्यावसायिक उपयोग, ठीक है? व्यावसायिक जो उपयोग है उसका आपको बताना है कि जो हमारा व्यावसायिक उपयोग होता है, तो कृषि उत्पादों में से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद, ठीक है, बचे हुए उत्पादों को व्यावसायिक रूप से बाजार में बेचकर धन एकत्रित किया जा सकता है। कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये आपका व्यावसायिक उपयोग आप बता सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन जो ब नंबर का था जिसके उद्देश्य थे उसके हमको आंसर देना है। तो देखिए हमने जो क्वेश्चन था इसमें क्या था, उसमें क्वेश्चन था कि आपको किस तरह से कृषि के उपयोग में आने वाली मशीनों के बारे में बताना है। तो देखिए, पहली मशीन क्या है भाई, हल है, ठीक है? आपको ऐसे ही यहाँ टेबल बना देना है, इसमें मशीनों के नाम, कृषि के उपयोग में आने वाली मशीनों के क्षेत्र और मशीनों के विवरण एवं उपयोग, ठीक है? इस तरह से 3 आप कॉलम बना लेंगे और तीनों कॉलम में आप लिखेंगे जैसा हमने आपको बताया। देखिए पहला जो है हल का उपयोग, हल का उपयोग के लिए आपको यहाँ पे चित्र बनाना है हल का, ये आपका हल का चित्र बना हुआ है। जैसे कि फाल है, ठीक है? ये आपका हल हल सेल्फ है और ये फाल है ये। आप इसका उपयोग लिखें, मशीनों के विवरण का उपयोग कैसे करेंगे? इसका उपयोग प्राचीन काल में खेत की जुताई करने, खरपतवार निकालने में होता है। यह पशुओं द्वारा खींचा जाता है। इसमें शाफ्ट तथा फाल लगा होता है। ठीक है? ये आपका पहला हल के बारे में लिख दिए। नेक्स्ट जो है कुदाल, ठीक है? कुदाल आपने देखी यहाँ पे बनी हुई है कुदाली, है ना? कुदाली जो है बनी हुई है इसमें देखिए मुड़ी प्लेट है वाली, है ना? ये मुड़ी प्लेट है, इसके बाद हैंडल है, ये पकड़ है, इसके बाद छड़ लगी हुई है, जोत लगी हुई है। तो ये आपका क्या होगा, कुदाली, है ना? अब जो कुदाली इससे छोटी भी होती है, बड़ी टाइप की कुदाली है, इसमें छोटी भी कुदालियाँ होती हैं, आपने आपके यहाँ गाँव में घर में देखा होगा। तो इसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोल करने के लिए होता है। यह पशुओं द्वारा खींचा जाता है। इसमें एक हैंडल, एक मुड़ी हुई प्लेट एवं छड़ होती है। ठीक है? ये आपका एक कुदाली के बारे में हो गया। तीसरा देखते हैं हम लोग कल्टीवेटर। तो आजकल जो है अधिकतर यही कल्टीवेटर का यूज़ होता है। कल्टीवेटर जो है आपका ट्रैक्टर में पीछे लगा होता है कल्टीवेटर, ठीक है? ये देखिए आपको चित्र में दिख रहा है ये कल्टीवेटर लगा हुआ है जो घूमता है। इसका उपयोग ट्रैक्टर द्वारा जुताई करने में होता है। इससे समय पर श्रम की बचत होती है, समय और श्रम की बचत होती है। जो अभी आधुनिक जो खेती हो रही है उसमें कल्टीवेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरह से 3 आप जो है बता सकते हैं। इसके बाद चौथा देखिए एक और है कीप या फनल इसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये चित्र आपका बना हुआ है कीप और फनल का, है ना? इसमें आपके देखिए किसान जो है यहाँ से बीज डाल रहा है, ये फनल के माध्यम से यहाँ पे बीज जो है यहाँ गिर रहे हैं, बोए जा रहे हैं और बैलों के माध्यम से मतलब जानवरों के माध्यम से खींचा जा रहा था। बीज की बुआई का यह परंपरागत औजार है जो कीप के आकार का होता है। इसे हल के साथ बांधकर इसके द्वारा बीज बोते हैं, ठीक है? हल के साथ बांध के इसमें धीरे-धीरे जो है बीज जो है बोया जाता है ना? चीज़। अब 5वाँ देखते हैं हम लोग सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल जो है ये आधुनिक खेती का तरीका है। इसमें भी क्या होता है, नागर होता है, मतलब नागर मतलब हल होता है और यहीं पे क्या होता है, वो लगे होते हैं। तो बीज की बुआई में प्रयुक्त यह आधुनिक यंत्र ट्रैक्टर के द्वारा संचालित होता है। इसे बीजों की समान दूरी पर गहराई से बोया जाता है, ठीक है? इस सीड ड्रिल का आपका चित्र आपको बना देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग कि छात्र इन मशीनों के चित्र अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम एवं उपयोग लिखिए, ठीक है? तो आपको ये जो चित्र थे इनको बनाना है अच्छे से और इनको इनके नाम लिखना है, ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें आपका पानी के सिंचाई के साधन बोले थे।
विधि कौन-कौन सी थी, है ना? तो हमने पहले ही पढ़ चुके थे। तो पानी की कमी में क्या होता है, पानी की कमी में के क्षेत्रों में कौन-कौन सी विधि है? तो जल की कमी वाले जो क्षेत्र है सिंचाई के लिए हम ड्रिप यंत्र मतलब ड्रिप सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है? इस विधि में जल पौधे ना जो जल और पौधे होते हैं, देखिए जड़ों में बूँद-बूँद करके गिरता है इसलिए इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह का एक सर्वोत्तम उपाय है। इससे पौधों को बूँद-बूँद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। इसलिए यह विधि जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। ठीक है? तो चित्र हमने जो है पहले ही आपको चित्र 7वाँ नंबर का जो था उसमें आपको बता दिया था। 7 नंबर का चित्र कौन-सा था? ये आ रहा था। ठीक है? ये आपका 7वें नंबर का जो चित्र था इसमें आपको हमने बता दिया कि ये ड्रिप तंत्र है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब कौन-सा है आपका? 3rd नंबर का आंसर। 3rd नंबर क्या है आंसर क्वेश्चन क्या था? देखिए उसका आंसर क्या है? कुछ पौधों को हम खेत में रोपित करने से पहले पौधशाला मतलब नर्सरी में उगाते हैं क्योंकि कुछ बीज सीधे खेत में उगने से अच्छी फसल या पैदावार नहीं दे सकते। उनकी पौधशाला या बीज नर्सरी में पौध तैयार की जाती है, फिर उनको खेतों में रोपित किया जाता है। इससे अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो स्थान परिवर्तन करने पर अच्छी तरह फलते-फूलते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों की भी बचत होती है। कुछ पौधे जैसे धान की पौध जल से भरे खेतों में रोपित की जाती है। उन खेतों में धान के बीज आज नहीं लग सकते। कुछ जलीय पौधों की पहले पौधशाला में पौध तैयार की जाती है, फिर उन्हें जलाशय में डाल दिया जाता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। कुछ पौधे कुछ पौधे फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उग आते हैं। इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये पौधे बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और उनके पोषण के फसल के पौधों को भोजन को संग्रह कर लेते हैं। उनकी हवा, पानी तथा प्रकाश को भी रोकते हैं। इस प्रकार उनको ठीक प्रकार विकसित नहीं होने देते। तो क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है? आपको पता ही है खेतों में जो क्या होता है खरपतवार हो जाता है उससे फसलों का नुकसान होता है। अब 5वां जो क्वेश्चन था कि फसलों की कटाई की कौन-कौन सी विधियाँ हैं? तो फसलों की कटाई की विधि आपको बताना चाहिए कि जो फसल है, फसल को पकने पर तैयार करके होने पर उसकी कटाई की जाती है। ठीक है? इसकी अनेक विधियाँ हैं। तो पहली क्या है आपका देखिए, ये आपकी पहली क्या लिखेंगे पौधों को उखाड़ कर, ठीक है? तो पौधों को उखाड़ कर के कहा जाता है उनका बनाया जाता है। जैसे पहला क्या होगा आपका पौधों को उखाड़ कर, है ना? तो पौधों को जड़ सहित उखाड़ लिया जाता है जैसे कि मूली है, शलजम है। दूसरा क्या है दराती द्वारा काटकर, है ना? तो दराती द्वारा काटकर में क्या प्रोसेस रहेगी? इसमें आपको क्या करना है एक लोहे का बना किनारे पर पैना औजार, इसको हसिया की भी कहा जाता है, ठीक है? और इसके द्वारा पौधों के धरातल से काट लेते हैं। ये आपका दूसरी विधि हो गई, ठीक है? इसके बाद देखिए तीसरी विधि क्या आ रही है आपका ये हसिया दराती इसको बोलते हैं, ये हसिया बोलते हैं, इसका हमने चित्र भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब तीसरी क्या है? हार्वेस्टर द्वारा कटाई। तो आजकल जो मैक्सिमम जो है आधुनिक खेती हो रही है सब जगह तो जो हार्वेस्टर आपने सुना ही होगा, कैसे होते हैं हार्वेस्टर? तो उसके माध्यम से कटाई की जाती है। यह एक मशीन होती है जो प्रायः ट्रैक्टर द्वारा संचालित होती है। इसके द्वारा फसल की कटाई की जाती है, तो समय पर यह श्रम की दोनों की बचत होती है, ठीक है? अगर हम लोग हार्वेस्टर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? श्रम और जो है समय दोनों की ही क्या होगी? बचत होगी। ये आपका ये हो गया आंसर हो गया तीसरे का। अब देखते हैं हमारा प्रयोजन कार्य तीसरा मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है तीसरा ये क्या है? 2 हमने प्रोजेक्ट देख लिया। ये आपके जो साइंस में थोड़ा प्रोजेक्ट बड़े हैं, ठीक है? लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट हैं, आपको 2 प्रोजेक्ट या 3 प्रोजेक्ट तो लिखना ही है, कन्फर्म है। तो आप जो आपके स्कूल में या फिर आपके टीचर से आप पूछ सकते हैं या फिर हमने जो आपको बताया इनमें से कोई भी 2 प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। ठीक है? अब देखते हैं प्रयोजन कार्य 3 इसमें क्या दिया है देखिए कि डोरी तथा कागज गिलास की सहायता से अपना खिलौना टेलीफोन बनाकर तैयार करिए। इसका एक सिरा अपने मित्र को कान पर लगाने के लिए कहें तथा दूसरा सिरा अपने मुंह के समीप लाइए तथा बोलिए। अब अपने प्रेक्षण कौन कौन से रहेंगे इसमें लिखिए। पहला क्या है देखिए क्या आपकी आवाज ठीक है आपका दोस्त सुन पाता है? दूसरा प्रश्न क्या है क्या ध्वनि डोरियों से गमन कर सकती है? तीसरा क्या ध्वनि का संचारण ठोस द्रव गैसों सभी में हो सकता है? चौथा यदि आप एक बंद कार में हैं तो क्या बाहर से आपके दोस्त की आवाज आप तक आएगी? पांचवा सीधे नीचे दिए गए वाद्य यंत्रों के सामने उनके कंपायमान का भाग लिखिए। ठीक है ये आपके जो क्वेश्चन है आपको बताना। देखिए नीचे आपके ये कंपायमान का क्या है वीणा का दिया है, तबला दिया है, बांसुरी दिया है, सितारा दिया है और ढोलक दिया है। ये आपके इनके बारे में ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपायमान का भाग लिखना। अब इसके हम लोग आंसर देखते हैं किस तरह से आंसर लिखेंगे। देखिए तो पहला जो आपका यह जो था पहले का अब देखिए अब बी नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। पहले हमने ए नंबर क्वेश्चन देख लिया, अब देखते हैं बी नंबर क्वेश्चंस, है ना? तो बी नंबर क्वेश्चन क्या है? वातावरण में ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्रोतों की सूची बनाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? ठीक है, चौथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? ठीक है, पांचवा महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आवाज मोटी होती है, ये क्यों होता है? तो ये हमने जो है क्वेश्चंस आपको ये जैसे कि आपका पहला जो ये वाला क्वेश्चन था ए का उद्देश्य और दूसरा हो गया आपका बी का चलिए, तो हमने ये इस तरह से आपके दो क्वेश्चंस आपको हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है? अब आपको क्या करना है
इनके आपको आंसर देने हैं। तो देखिए पहली प्रस्तुति क्या रहेगी? पहले का आंसर क्या लिखिए? हमने 2 कागज की गिलास लिखी, ठीक है? कागज के गिलास लिए, उनकी तली में एक-एक छोटा छेद ये सुराख कर लिया। एक डोरी मतलब धागा लेकर उसका एक सिरा एक गिलास में नीचे से अंदर की ओर छेद के द्वारा प्रवेश करा दिया तथा दूसरे सिरे से एक गाँठ लगा दी, ठीक है? तीली का एक छोटा टुकड़ा बाँध दिया, जिससे खींचने पर धागा बाहर ना निकले, ठीक है? इसके बाद इसी प्रकार डोरी का दूसरा सिरा दूसरे गिलास में लगा दिया। इस प्रकार एक टेलीफ़ोन खिलौना बनकर तैयार हो गया। इस टेलीफ़ोन खिलौने का एक सिरा हमने अपने मित्र को देकर उसे कान पर लगाने के लिए कहा तथा दूसरे सिरा अपने मुंह के पास रखा और हम एक दूसरे से दूर-दूर एक प्रकार से खड़े हो गए कि डोरी सीधी तन गई। अब हमने बोलना प्रारंभ किया और मित्र से परीक्षण लेने के लिए कहा। देखिए, इस तरह से आपने एक चित्र बना लिया है, जिसमें आपका जो एक दोस्त है मतलब आपने क्या करा ये आपने एक डोरीज़ में गिलास में धागा बाँधकर उसको अपने मित्र को दे दिया, ठीक है? ये अब यहाँ से ये बोल रहा है और ये इसके कान में सुन रहा है। तो आपको क्या करना है इसके बारे में आपको पता करना है कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है? ये आपका चित्र हो जाएगा, इसको आपको बना रहेगा, है ना? चलिए, अब देखते हैं हम लोग इसके परीक्षण में हमको क्या-क्या जानकारी प्राप्त हुई। ये आपको नोट डाउन करना है अपनी प्रोजेक्ट बुक में। तो पहला परीक्षण जो है क्या है? हमारे मित्र की हमारी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। पहले परीक्षण में हमने क्वेश्चन पूछा था कि आपके मित्र को क्या आवाज़ सुनाई देगी? तो बिल्कुल हाँ देगी, है ना? हमारे मित्र को हमारी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। दूसरा, जब हम धीरे बोलते थे तो आवाज़ धीमी सुनाई देती थी तथा तेज आवाज़ में बोलने पर आवाज़ तेज सुनाई दे रही। ठीक है? तीसरा का आंसर क्या है? जब डोरी ठीक से तनी होती थी तब ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती थी, लेकिन ढीली होने पर कुछ कम स्पष्ट होती थी। ठीक है? ये आपका तीनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन पूछा था, उसके आंसर क्या रहेंगे देखिए, प्रश्नों के उत्तर। हाँ, हमारी आवाज़ ध्वनि हमारा दोस्त ठीक से सुन पाता है। दूसरा, हाँ, ध्वनि डोरियों से गमन कर सकती है। यह बात उपयुक्त प्रयोग से स्पष्ट हो गया। तीसरा, हाँ, ध्वनि संचरण ठोस, द्रव तथा गैस में भी हो सकता है। ठीक है? ठोस में ध्वनि का संचरण हम ऊपर देख चुके हैं। वायु में ध्वनि संचरण होता है तभी तो एक दूसरे की बातों को सुन लेते हैं तथा जल द्रव में गोताखोर एक दूसरे की आवाज़ सुनते हैं। इस तरह से आपका हो गया। चौथा, यदि हम एक बंद कार में हो तो हम बाहर के से अपने दोस्त की आवाज़ ठीक से नहीं सुन पाते। अतः बाहर से हमारे दोस्त की आवाज़ तक ठीक से नहीं पहुँच सकती, है ना? ये आपके आंसर आपको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए जो 5वां आपका क्वेश्चन था उसमें य वाद्य यंत्र थे और वाद्य यंत्र में आपके ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो कंपायमान भाग थे उनके बारे में आपको लिखना था। तो पहला जो कंपायमान क्या क्या था आपका वाणी माने वीणा थी। तो वीणा में क्या होता है तानित तार, ठीक है? और या डोरी जिसको बोलते हैं उससे क्या होता है कंपन होता है और उससे ध्वनि निकलती है। दूसरा तबला, तबला से क्या होता है झिल्ली होती है, तानित झिल्ली। तीसरा बांसुरी, छिद्रों से निकलने वाली वायु। चौथा क्या था सितार, सितार से क्या होता है ये भी तानित तार होता है उसमें ताला होता है। पाँचवा ढोलक, इसमें क्या होती है आपकी तानित झिल्ली होती है। इस तरह से आपके जो ध्वनि निकलने के जो वाद्य यंत्र है उसमें कौन-कौन सी जगह ध्वनि निकलेगी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं जो हमारा क्वेश्चन 2 में दिया हुआ था कि किस तरह से उसके आंसर देना है। तो ब नंबर के जो क्वेश्चन थे इसमें क्या था वातावरण में ध्वनि प्रदूषण करने वाले स्रोत कौन-कौन से हैं? तो पहला जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका? ये देखिए क्वेश्चन दिया था आपको हमने ब नंबर में कि वातावरण में ध्वनि प्रदूषण करने वाले स्रोतों की सूची, ठीक है? तो ये आपका जो है ये सूची है कि ध्वनि वातावरण में ध्वनि प्रदूषण करने वाले स्रोत कौन-कौन से हैं? पहला हो गया आपका वाहनों, बस हो गया आपका, ट्रक हो गया आदि ये सब क्या है? हॉर्न एवं इंजन के उत्पन्न ध्वनियाँ ये सब क्या है? इससे क्या होता है? आपका ध्वनि प्रदूषण होता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर जाएगा? कल कारखानों की मशीनों से उत्पन्न ध्वनियाँ। तीसरा निर्माण स्थल एवं तोड़-फोड़ से उत्पन्न ध्वनियाँ। चौथा टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टर, ठीक है? या फिर लाउड स्पीकर आदि से उच्च आवाज़ बजने से उत्पन्न ध्वनि। पाँचवाँ पटाखों की फटने पर अन्य विस्फोटों की उत्पन्न ध्वनियाँ। छठवाँ कूलर, वातानुकूलर एवं मिक्सी ग्राइंडर आदि से घरेलू उपकरणों में ध्वनि। ठीक है? ये जो है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है उसके आपको उदाहरण हमने दे दिए हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ध्वनि प्रदूषण से हानियाँ कौन-कौन सी है? तो देखिए पहली हानि क्या है भैया? ध्वनि प्रदूषण से अनेक स्वास्थ्य संबंधी विकार या फिर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप मतलब बीपी बढ़ जाता है, अनिद्रा मतलब नींद नहीं आती, तनाव, चिंता आदि। बी में क्या जाएगा आपका व्यक्तियों के सुनने की क्षमता कम हो जाती है मतलब श्रवण शक्ति कम हो जाती है। अस्थायी व स्थायी रूप से कम हो जाती है अर्थात हम बहरे भी हो सकते हैं। ये आपके आंसर हो जाएँगे। तीसरा जो है आपका क्वेश्चन था शोर तथा संगीत में अंतर। तो जो शोर होता है संगीत होता है उसमें क्या अंतर है? जो शोर होता है, शोर हमको कष्ट पहुँचाता है। शोर हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो संगीत होता है, संगीत हमको सुख पहुँचाता है और संगीत हमको अच्छा लगता है। ये आपके दोनों अंतर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन चौथा क्या था देखिए? उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या देंगे आप? कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास। तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए हमें कौन-कौन से प्रयास करना चाहिए? पहला क्या है? स्वचालित वाहनों के हॉर्न का कम से कम उपयोग करना चाहिए। दूसरा क्या लिखेंगे आप? रेडियो या फिर जो ट्रांजिस्टर होते हैं एवं टेलीविज़न को कम आवाज़ पर चलाएँगे। तीसरा क्या लिखेंगे?
शादी समारोह में डीजे का उपयोग या प्रयोग कम करेंगे। चौथा, अधिक शोर उत्पन्न करने वाले पटाखों को नहीं चलाएंगे। अर्थात ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले स्रोतों का कम से कम उपयोग करके हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका चौथे का आंसर हो गया। अब पांचवा जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप लिखेंगे। पांचवा है, महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आवाज मोटी होती है, उसका आपको आंसर देना था। तो क्या आंसर देंगे आप इसका? महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आवाज मोटी होती है क्योंकि महिलाओं की ध्वनि आवृत्ति जो होती है पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। इस कारण महिलाओं की आवाज अधिक तीखी एवं बारीक होती है, जबकि पुरुष की आवाज की जो आवृत्ति होती है वो कम होती है। इसलिए जो है पुरुष की जो है आवाज मोटी और भारी होती है। तो ये इस तरह से पांचवें क्वेश्चन के भी आप आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोजेक्ट नंबर कौन सा था आपका तीसरा, जो ध्वनि के ऊपर था, ये आप नोट डाउन कर लेंगे इस तरह से। और इसकी ये जब क्या है जो आंसर है ये आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट नंबर 5 क्या है, सॉरी 4। तो प्रोजेक्ट नंबर 4 क्या बोलता है देखिए, प्रयोजनाकार, ठीक है? इसमें क्या है उद्देश्य, अपने आस-पास का सर्वेक्षण कीजिए, अब पता लगाइए। पहला क्वेश्चन क्या है भैया? आपके आस-पास या स्कूल में 12 वर्ष की आयु के कितने बच्चे चश्मा लगाते हैं? पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? चश्मा लगाने वाले बच्चों के माता-पिता का पता लगाइए कि उनके बच्चों की दृष्टि क्षीण होने के क्या कारण हो सकता है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? किसी नेत्र विशेषज्ञ से पता कीजिए कि दृष्टि क्षमता सही रखने के लिए हमें कौन-कौन सा भोजन लेना चाहिए, ठीक है? चौथा, नेत्र विशेषज्ञ से नेत्र की देखभाल के बारे में विचार विमर्श कीजिए एवं बताइए कि बताए गए बिंदु को लिखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है? चश्मा लगाने वाले बच्चों के चश्मों में कौन कौन से लेंस लगाए गए हैं ये आपको बताना है। छठवां क्वेश्चन क्या है? बुजुर्गों या अधिक उम्र के लोगों के चश्मों में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये आपके जो है 6 क्वेश्चंस हैं, ये आपके इसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है? और भी क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक और 7वां 8वां 9वां भी क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन टोटल। तो 7वां क्वेश्चन क्या है? 10 बच्चों और 10 बुजुर्गों के नाम के चश्मों के दोनों आंखों के पावर का सूची बनाइए। जो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, टीवी एवं मोबाइल में होने वाले दुष्प्रभाव को अपने से बड़ों को पता लगाने उनसे पता लगा लिखना है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? चासु चाचुस्वकृति युक्त विद्यार्थियों के से पूछिए कि वे किस प्रकार पढ़ते लिखते हैं एवं वे वस्तुओं, बाधाओं तथा मुद्रा के विभिन्न नोटों को कैसे पहचानते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर का, कि नेत्रदान के विषय में जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसके आपको आंसर ढूँढ के लिखने हैं, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन जो हमारा जो प्रोजेक्ट था कौन-सा था ये? आपका प्रयोजन नंबर 4 था। ये भी आपका बहुत बड़ा आपका प्रयोजन कार्य है, लेकिन आपको लिखना है, इसका हम लोग आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, प्रस्तुति कैसे देंगे कि हमारे लिए नेत्रों का अपना एक अलग ही महत्व है, नेत्रों के बिना तो यह सारा संसार ही क्या है अंधकारमय हो जाता है। इसकी सुरक्षा या इनकी सुरक्षा एवं देखभाल अत्यंत आवश्यक है। आजकल नेत्र रोगों से ग्रसित लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है, ये बढ़ रही है। इसके लिए हमारा खान-पान, जीवन शैली, पर्यावरण उत्तरदायी है। हमने या अपने आस-पास या पास-पड़ोस का संरक्षण करने पर यह तथा नेत्र विशेषज्ञ से पता करने पर हमें अनेक जानकारी मिली है, जो निम्नलिखित हैं। देखिए, अब पहले का जो क्वेश्चन था, आप लोग को क्वेश्चन पता है, उसका हम आंसर लिखेंगे कि हमारे जो आस-पास तथा स्कूल में 12 वर्ष की आयु के अनेक बच्चे चश्मा लगाते हैं। मतलब 12 वर्ष से भी क्या है जो कम के बच्चे हैं या 12 वर्ष के जो बच्चे हैं, वो बहुत सारे चश्मा लगाते हैं। प्रायः बच्चे पास की वस्तुओं को तो आसानी से देख पाते हैं, लेकिन दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। ठीक है? इसमें नोट आप लिखेंगे कि छात्र अपने-अपने क्षेत्रों में विद्यालयों में 12 वर्ष आयु के चश्मा पहनने वाले बच्चों की एक लिस्ट बनाएँगे। तो ये आपको लिस्ट आपको खुद को बनाना है कि आपके जो स्कूल में या आपके आस-पास जो 12 वर्ष के बच्चे हैं, जो अभी कक्षा 8वीं में हैं या फिर 8वीं से 7वीं 8वीं में, वो कौन-कौन से बच्चे हैं, वो आपको लिस्ट अपने मन से आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे कि चश्मा लगाने वाले बच्चों के माता-पिता से जब उनके बच्चों की दृष्टि क्षीण होने के कारणों का पता लगा तो हमने क्या किया? पहली क्या है, किसी बीमारी के कारण उनकी दृष्टि क्षीण हो गई, चोट लगने के कारण उनकी दृष्टि चली गई। तीसरा, खाने में दूध, हरी सब्जी एवं फल नहीं खाने के कारण उनकी दृष्टि चली गई। चौथा, अधिक पास में पुस्तक रखकर पढ़ने के कारण उनकी दृष्टि चली गई। पाँचवाँ, मोबाइल पर अधिक देर तक खेलते रहने के कारण उनकी दृष्टि चली गई। ये छठवां, देर तक एवं बहुत पास से टीवी देखने के कारण भी क्या हो गया, उनकी जो दृष्टि थी क्षीण हो गई। ये आपके 6 कारण जो हैं आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है तीसरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे देखिए। जब नेत्र विशेषज्ञ से हमने दृष्टि क्षमता सही रखने के लिए भोजन के बारे में पता करा तो उन्हें हमें कौन-कौन से भोजन बताए। तो हमने भोजन में विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ सामग्री को समृद्ध करना चाहिए। कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियां जैसे कि पालक तथा कार्ड लीवर ऑयल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे कि आम, पपीता, इसमें विटामिन बहुत भरपूर मात्रा में तो है, वैसे हमको भोजन को लेना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? इसका आंसर हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या है? नेत्र विशेषज्ञ ने नेत्र की देखभाल के बारे में विचार-विमर्श किया तो बताया कि निम्न बिंदु को बताया। पहला बिंदु क्या है?
कि नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। ठीक है? जो हमारी आँखें हैं, उनके लिए बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा जो है प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव का अनुभव करता है तथा सिर दर्द भी हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीक्ष्ण प्रकाश अथवा लेजर टार्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है, इससे बचना चाहिए। दूसरे क्या लिखेंगे आप? सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए, सीधा नहीं देखना चाहिए। तीसरा, अपने नेत्रों को कभी भी नहीं रगड़ना चाहिए। यदि नेत्रों में कोई धूल या कोई रेत का कण चल जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यदि कोई सुधार ना हो तो नेत्र चिकित्सक को दिखाना चाहिए। ये आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है इसकी और 1-2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। जैसे कि एक और है कि पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। अपनी पुस्तक को अपने नेत्रों से के बहुत पास या बहुत दूर रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। 5वां क्या लिखेंगे आप? विटामिन ए युक्त एवं पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। आपके जो हैं आपको ये कारण आप दे सकते हैं। और 6वां एक और क्या है कि नेत्र चिकित्सक द्वारा किए गए परामर्श के आधार पर उचित चश्मे का प्रयोग करना चाहिए तथा समय-समय पर नेत्रों की जाँच करवाते रहना चाहिए। ये आपके हो जाएँगे। अब देखते हैं हम लोग 5वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 5वें का? चश्मा लगाने वाले अधिकतर बच्चों के चश्मों में उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस लगाए गए हैं, ठीक है? क्योंकि उनको निकट दृष्टि दोष है। कुछ बच्चों को सिप्टो द्विफोकसी लेंस लगाए हैं हो सकते हैं क्योंकि उनकी आँख पर पास और दूर दोनों का ही उनको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। 6वां जो क्वेश्चन था बुजुर्ग वाला उसका आंसर क्या लिखेंगे आप? कि बुजुर्ग या अधिक उम्र के लोगों के चश्मों में द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। नीचे वाला लेंस जो होता है उपयोग करने के लिए अर्थात पास की वस्तु को देखने के लिए तथा ऊपर वाला लेंस दूर की वस्तु को देखने के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि वे ना तो पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं और ना ही दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। ठीक है? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको कौन सा है? 10 बच्चों के नाम लिखना था आपको। 10 बच्चों के या 10 आपके बुजुर्गों के आपको आस-पास के नाम लिखना है और उनका लिस्ट बनानी है। देखिए आप ये टेबल बना लेंगे। टेबल में क्या लिखेंगे? बच्चों की आँखों की पावर कितने हैं? जैसे कि आपने नाम लिख दिया, ठीक है? राम है, श्याम है, ठीक है? ये और गीता है। ये भी आपको इस तरह से आपको लिखना है। मीता है, ये आपको नाम लिखना है। जैसे रामू, श्यामू ऐसे आप लिखेंगे और उनके लेंस का आपको पावर यहाँ पे लिखना है। जैसे कि 2.5, 0.5 ठीक है? 4.5 ऐसा आपको बताना है। ठीक है? चलिए अब देखते हैं हम लोग आपको 10 अपने बुजुर्ग और आस-पास के लिखना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है कि टीवी एवं मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभाव को बड़ों को से पता करें। हमने ये पाया कि जो आँखों की दृष्टि क्षीण हो जाती है, प्रायः सिर एवं आँखों में दर्द होने लगता है। टीवी एवं मोबाइल से निकलने वाली विकिरणों से आँखें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। मानसिक तनाव में वृद्धि हो जाती है। ठीक है? ये आपके आंसर जाएँगे। अब जो 9वें नंबर का क्वेश्चन था उसका आंसर क्या लिखेंगे कि चाक्षुष विकृत इसका आंसर क्या लिखेंगे? चाक्षुष विकृति युक्त विद्यार्थियों से उनके पढ़ने लिखने एवं वस्तु को बधाव मुद्रा के विभिन्न भागों में बचाने के लिए पूछे गए जो सवाल थे उसका आंसर आपको लिखना है। तो क्या हुआ? ये व्यक्ति स्पर्श द्वारा ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं का पहचानने का प्रयास करते हैं या प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की अन्य ज्ञानेंद्रिय जैसे कि स्पर्शेंद्रिय या श्रवणेंद्रिय अधिक विकसित हो जाती हैं। आजकल अतिरिक्त संसाधन इनकी क्षमता को अधिक विकसित एवं सक्षम बना देते हैं। पढ़ने लिखने के में ये ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखिए। वस्तुओं व बाधाओं को स्पर्श करने व पहचानने मुद्रा के विभिन्न नोटों को स्पर्श करके तथा उनके साइज को देखकर ये पहचान जाते हैं। है ना? ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 10वां था उसका आंसर आप लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां था कि नेत्रदान के विषय में एकत्रित जानकारी आपको बताना है। ठीक है? तो नेत्रदान क्या होता है? नेत्रदान किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। यह छासुस विकृति युक्त कार्निया बंधता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बहुमूल्य भेंट है। ठीक है? नेत्रदान करने के लिए नेत्रदान करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन काल में अपने निकट के पंजीकृत नेत्र बैंक में प्रतिज्ञा पत्र देकर अपने नेत्र धरोहर रखने के लिए होते हैं। उसे अपनी इस प्रतिज्ञा के बारे में अपने निकट संबंधियों को भी सूचित करना होता है जिससे उसकी मृत्यु के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जा सके। नेत्रदान मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर किसी भी स्थान पर अथवा अस्पताल में किया जा सकता है। तो नेत्रदान निम्न व्यक्ति पर कर सकते हैं। किसी भी लिंग या अर्थात व्यक्ति का पुरुष हो सकता है, किसी भी आयु का हो सकता है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है, किसी भी सामान्य बीमारी वाला भी हो सकता है। लेकिन निम्न बीमारी युक्त व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता जैसे कि एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस बी और सी, जलमीति, न्यूक्लीमिया, लिम्फोमा, धनुष स्तंभ, हैजा, मस्तिष्क सोज, ये जो लोग हैं ये नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है? अब हमारा जो है हमने जो है टोटल इसके जो क्वेश्चन थे हमने प्रोवाइड कर दिए आपको। अब हम देखेंगे लास्ट हमारा 5वें नंबर का प्रोजेक्ट। तो देखिए 5वें नंबर का प्रोजेक्ट क्या है? इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अभी तक हमने 4 आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है? अब हमारा 5वें नंबर का प्रोजेक्ट देखते हैं।
तो परियोजना जो हमारा कार्य है 5 नंबर का, उसका उद्देश्य क्या है कि प्राकृतिक परिघटनाओं पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रोजेक्ट तैयार करना है, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं, देखिए क्वेश्चन क्या दिए हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि प्राकृतिक विनाशकारी परिघटना कौन सी है? तड़ित झंझा के समय यदि आप घर के बाहर खुले स्थान पर हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है? जब क्या होता है जब बिजली गिरती है। तीसरा, मौसम विभाग या भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है तो क्या आप छतरी लेकर जाएँगे? ऊपर उत्तर की व्याख्या कीजिए, ठीक है? चौथा क्या है, भूकंप के झटके लगने की स्थिति में यदि आप अपने घर में हैं तो आप क्या उपाय करेंगे? पाँचवाँ, भूकंप को समय आपके आस-पास कोई जानवर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन्स है। बी नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है? अपने माता-पिता से भूकंपों द्वारा हुई जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछना है आपको, ठीक है? उस समय के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से इन भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र एकत्र करिए तथा उनकी फाइल की में लगाए गए भूकंपों द्वारा लोगों को किस तरह की क्षति हुई है उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तड़ित चालक क्या है? इसका क्या उपयोग है? चित्र द्वारा आपको समझाना, ठीक है? अब इसकी देखिए प्रस्तुति कैसे करेंगे आप? पहला देखेंगे कि प्रकृति में प्रायः विभिन्न प्रकार की विनाशकारी परिघटनाएं घटित हो रही या होती रहती हैं, जैसे कि अतिवृष्टि होती है मतलब ज्यादा पानी, अनावृष्टि मतलब कम पानी, तूफान आ जाता है, चक्रवात आ जाते हैं, महामारी आ जाती है, ठीक है? ये सब क्या हमारे प्राकृतिक घटनाएं हैं। इसके अतिरिक्त अन्य दो विनाशकारी प्राकृतिक घटनाएं जिसमें से आपका तड़ित झंझा और भूकंप है, इसके संबंध में आपको प्रस्तुति देनी है, ठीक है? ये आप लोग लिखेंगे पहले प्रस्तुति। अब इसके आंसर आपको लिखना है, तो आंसर क्या लिखेंगे सबसे पहले देखिए। देखिए, ये जो हम लोग आपको प्रोजेक्ट बता रहे हैं, इनमें से आप कोई भी 2 प्रोजेक्ट आप लिख सकते हैं, बहुत लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपकी जो काम की जो चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है? देखिए, अब जो है नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कि जो आंसर क्या रहेगा? देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या है कि प्राकृतिक विनाशकारी परिघटना निम्नलिखित हैं। एक तो अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, तूफान एवं चक्रवात हो गया, महामारी जैसे कि मलेरिया, चेचक, प्लेग, हैजा, टीबी, फ्लू तथा अभी कोरोना, ठीक है? कोरोना भी करंट में आया था। तड़ित तथा झंझावात एवं भूकंप आदि ये सब क्या है? प्राकृतिक विनाशकारी घटनाएँ। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है? जब हम त्वरित झंझा के समय घर से बाहर खुले में होंगे तो निम्नलिखित सावधानी हमको रखना है। पहला क्या है? खुले में वाहनों जैसे कि मोटरसाइकिल आदि से दूर रहेंगे। दूसरा, पेड़-पौधों तथा भवनों से दूर रहेंगे। तीसरा, जमीन पर कुकड़ या कुकड़ू होकर या सिमट कर बैठ जाएँगे। इस प्रकार की हाथ घटनाओं पर तथा सिर हाथों के बीच रखें, इससे आघात के लिए लघुत्तम न्यूनतम लक्ष्य बने। ठीक है? मतलब हम लोग नीचे बैठ जाएँगे और अपने हाथों को ऐसा दबा लेंगे अंदर ताकि उसमें जो आघात है उसमें कम बने। ठीक है? तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है देखिए, जब मौसम विभाग द्वारा यह भविष्यवाणी करे कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है, तो हमको उस दिन बाहर जाना है, तो हम छतरी लेकर कदापि भी नहीं निकलेंगे क्योंकि वहाँ क्या होगा, छतरी में जो लोहा लगा होता है उसमें वो जो है बिजली जल्दी आ जाती है, आकर्षित हो जाती है क्योंकि छतरी की डंडी धातु की बनी होती है इसलिए तड़ित उस पर आघात कर सकती है। ठीक है? चौथा क्वेश्चन क्या था? भूकंप के झटके लगने की स्थिति में यदि हम घर के अंदर हैं, तो हम क्या करेंगे? तो क्या करेंगे देखिए इसमें, यदि हम घर के अंदर हैं, तो किसी मेज के नीचे आश्रय लेंगे तथा झटकों के रुकने तक वहीं पे हम बने रहेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे? ऊँची एवं भारी वस्तुओं से दूर रहेंगे, इनके गिरने की संभावना हो। तीसरा, यदि हम बिस्तर पर लेटे हैं तो उठेंगे नहीं बल्कि वहीं लेटे रहेंगे तथा अपने सिर को तकिए से ढक लेंगे। ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा चौथे का। अब पाँचवें का आंसर क्या है देखिए, पाँचवाँ क्वेश्चन क्या था? जानवर वाला, कि प्रायः जानवरों को भूकंप आने का पूर्वाभास हो जाता है, अर्थात पहले ही वह पता चल जाता है कि हमारे आस-पास के जानवर भूकंप आने पर रंभाने लगते हैं, आवाज़ निकालते हैं तथा इधर-उधर भागने लगते हैं। वे डरे-डरे से रहते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब जो दूसरा आपका बी नंबर का जो उद्देश्य था, उसके जो क्वेश्चन थे उसके, तो उसका आंसर क्या है? अपने माता-पिता से भूकंप के द्वारा हुई जानकारी संपत्ति अपार क्षति के बारे में पूछा तो ज्ञात हुआ कि एक 26 जनवरी, ये आपकी डेट सहित हमने आपको दे दिया है कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज जिले में एक भूकंप आया था, भयंकर भूकंप आया था, जिसमें जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति हुई। प्रायः सभी मकान धराशायी हो गए, बहुत बड़ी संख्या में जानवर एवं पशु-पक्षी मारे गए, अपार जनसंहार हुआ, बहुत लोग हताहत हुए, भू भुज जिला वीराना लगने लगा। ठीक है? 26 दिसंबर 2004 को फिर एक भूकंप आया था। भूकंप के कारण हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई। इससे हिंद महासागर के चारों ओर तटवर्ती क्षेत्रों में अपार जन-धन हानि हुई। एक और देखेंगे एग्जाम्पल, 8 अक्टूबर 2005 का, भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया जिसमें बहुत मात्रा में जन एवं धन की हानि हुई। ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, छात्र भूकंप काल के विभिन्न समाचार पत्रों को विपरीत को भूकंप के कारण होने वाली क्षति का दर्शाने वाले चित्र एकत्र करके अपनी फाइल में लगा देंगे। ठीक है? ये आपको लगाना है। इन भूकंपों में लोगों को होने वाली क्षति के संबंधित, चूंकि भूकंप आने पर पृथ्वी कंपवाने लगती है, थरथराने लगती है, जिससे
कारण भवन, सड़क, पुल, बांध आदि सब क्या है, नष्ट हो जाते हैं तथा संपत्ति एवं जन जीवन की अपार क्षति होती है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके आने से बाढ़, भूस्खलन, सुनामी आदि खतरा बढ़ जाता है। इस तरह से आपका ये आंसर आप दे देंगे। ठीक है? तो ये जो प्रोजेक्ट थे आपके 5 जो प्रोजेक्ट थे ताकि साइंस के हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है? आपको ये अच्छे से अपनी जो प्रोजेक्ट बुक है इसमें नोट डाउन कर लेना है। ठीक है? और इनको अच्छे से तैयार करना है अपने मेन एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके जो 20 नंबर हैं आपको आसानी से इसके माध्यम से मिल जाएँगे। है ना? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपके कोर्स से संबंधित, आपके प्रोजेक्ट से संबंधित, आपके मेन एग्ज़ाम से संबंधित आपको तुरंत मिल जाएँगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।